हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग चल रहा है। और अब जो है हम इसमें आज मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी खोखले गोले या गोलीय कोश की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, गोलीय कोश के अंदर भी और गोलीय कोश के बाहर भी। आज जो है बच्चों हम देखेंगे कि ठोस गोले की वजह से किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और ठोस गोले में भी हम दो प्रकार के जो हैं गोलों की बात करेंगे, एक तो चालक और एक अचालक। दोनों प्रकार के गोलों की हम बात करेंगे आज। देखो बच्चों, चालक और अचालक गोले की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चालक अचालक का क्या मतलब है। वैसे तो आप जानते हैं, साधारण भाषा में चालक और अचालक का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि चालक जो होता है वह एक ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ या आप कह सकते हैं कोई मेटल है, धातु है, जिसके अंदर जो आवेश होते हैं उनका मुक्त प्रवाह हो सकता है। ऐसी कोई भी माध्यम जिसमें से आवेशों का मुक्त प्रवाह हो सकता है वह चालक है। और अगर किसी माध्यम में से अचालक मतलब आवेशों का मुक्त प्रवाह नहीं हो सकता तो वो अचालक। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो मैं गोले की बात करूं, ये हमारा गोला है, अगर ये चालक है तो क्या होगा, मान लो इसमें मैंने प्लस 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 आवेश डाल दिए, बहुत सारे प्लस आवेश मैंने धन आवेश इसमें डाल दिए। अब क्या होगा, आपको पता है समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रति आकर्षित करते हैं। तो प्रति आकर्षण की वजह से ये दूर 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 जाने की कोशिश करेंगे और जितनी दूर ये जा सकते हैं उतनी दूर ये चल जाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा ये कितनी दूर जा सकते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा जो अधिकतम दूरी है जिसपे प्रति आकर्षित होकर जा सकते हैं वो है इनकी सतह। तो ये सारे के सारे आवेश कहां आ जाएंगे? इसकी सतह पे। कहां आ जाएंगे? सतह पे। ये मैं चालक में ठोस गोले की बात कर रहा हूं बच्चों, चालक में ठोस गोले में। तो ठोस गोले में हमने क्या किया, ठोस गोले में अंदर जो है जो गोला था वो किसी ऐसे धातु से या पदार्थ से बना हुआ था जो चालक था, ठीक है, जिसमें से आवेशों का मुक्त प्रवाह हो सकता था। तो जैसे ही हमने ऐसा कोई गोला लिया और तो हमने क्या देखा, उसमें जब हमने धन आवेश दिए तो ये सब जो है आवेश जो है ये कहां आ गए, ये इसकी सतह पे आ गए। ठीक है, यही चीज हम खोखले गोले में देख रहे थे। जब हम खोखले गोले की बात कर रहे थे बच्चों तो उसमें भी क्या हो रहा था, दरअसल हमने आवेश कहां लिए थे, सारे के सारे सतह पे, क्योंकि भैया वो तो खोखला है। वो क्या है? खोखला। अंदर से कैसा है? खाली। जब खोखला है तो अंदर तो हम आवेश दे ही नहीं सकते, उसमें अंदर तो आवेश दे ही नहीं सकते क्योंकि गोला कैसा है? खोखला। तो इसलिए हम हमारे जो आवेश है वो सब किस पे इकट्ठे हो गए? सतह पे रहेंगे यहां। तो ये तो बात हो गई खोखले गोले की। और ठोस गोले में क्या हो रहा है? ठोस गोले में भी हमने अंदर जो है ये गोला जो था ठोस था, किसी धातु से तो बना हुआ था, बट प्रति आकर्षण की वजह से इसमें भी क्या हुआ, आवेश कहां इकट्ठे हो गए? सतह पे इकट्ठे हो गए। तो दोनों ही स्थितियों में आप क्या देख रहे हो कि आवेश सतह पर इकट्ठे हैं। और अगर आवेश सतह पे एकत्रित हैं, सतह पे एक समान रूप से फैले हुए हैं, हम एक समान मान के चलते हैं कि एक समान रूप से फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कहीं सतह पे ज्यादा है कहीं कम है, हम एक समान मान के चलते हैं, कल्पना हम एक समान की करते हैं। तो ठोस गोला और खोखला गोला एक तरह के ही गुणधर्म दिखाएंगे। तो दोनों के लिए जो डेरिवेशन होगी वो बिल्कुल समान होगी। और यही चीज आपकी किताब में पेज नंबर 39 में जो आपका 2.4.5 सेक्शन है, जिसमें कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई है, तो उसमें उसने डेरिवेशन कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ थ्योरी बताई है। और थ्योरी में उसने क्या बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भैया जो ठोस गोले में जो चालक वाला है, ठोस गोला जो चालक वाला है, उसमें भी क्या होगा कि उसमें भी मान लो ये किसी धातु से बना हुआ है, अंदर से ठोस है तो अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके आयतन पे कुछ ना कुछ होगा। ठोस है तो आयतन में धातु ले ली मैंने, धातु क्या है? चालक। क्योंकि चालक की बात कर रहा हूं तो चालक होने की वजह से जो प्लस आवेश होंगे वो
एक दूसरे से प्रति आकर्षित भी होंगे और चालक होने की वजह से वो प्रवाहित भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। तो वो सब कहां आ गए? सतह पे आ गए। अब सतह से बाहर तो जा नहीं सकते, लास्ट सतह पे आ सकते थे। प्रति आकर्षण तो अभी भी हो रहा है, बट अब इससे आगे हवा में थोड़ी जाएंगे, रहेंगे तो गोले पे ही। तो यहां से बीच में से ज्यादा कहां चले गए? वो सतह पे चले गए। और खोखले गोले में क्या था भैया? खोखले गोले में तो शुरू से हमें पता है कि खोखले गोले में तो हम अंदर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। आवेश आप डालोगे तो कहां डालोगे? अंदर तो कुछ धातु वातु है नहीं, खोखला है, तो इसकी तो सतह पे रहेंगे। जहां भी इसके अंदर पदार्थ है वहीं तो आवेश रहेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, खोखला गोला है, उसमें भी मैंने आपको बताया दो तरह की स्थिति थी, चालक और अचालक। पर मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही तरह की स्थिति में स्थिति यही रहेगी, क्योंकि आप अगर ये सतह है, बाहर वाली जो सतह है, अंदर से तो खोखला है ही, अंदर से तो कैसा है ये? खोखला। पर अगर बाहर वाली सतह आप चालक ले लेते हो तो भी आवेश तो बाहर इकट्ठे रहेंगे, और बाहर वाली सतह आप अचालक ले लेते हो तो भी आवेश बाहर ही रहेंगे, अंदर तो जा नहीं सकते। लेकिन ठोस गोले में कुछ स्थिति बदल जाएगी। जब चालक होगा तब तो ये वाली स्थिति रहेगी, इसलिए इसका डेरिवेशन इसके जैसा ही होगा। अगर बोर्ड में आपसे वो पूछ ले कि भैया किसी ठोस गोले में या गोले में चालक की, जो चालक गोला है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो आपको चित्र बनाना है, उसको बता देना है कि भैया ये ठोस गोला है, और बाकी डेरिवेशन इसके जैसा ही रहेगा, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। परंतु जब हम ठोस गोले में अचालक की बात करते हैं, आज बच्चों हमें समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बोर्ड जो है मेरे पास अब बड़ा आ गया है, तो काफी अच्छी तरीके से अब हम जो है चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, और कैमरा जो है उसमें इतना ही बोर्ड आ रहा है, बोर्ड इससे भी बड़ा है, ऊपर नीचे तक है काफी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आराम से हमारी जो चीजें हैं, कंसेप्ट है, उन्हें बड़े आराम से समझ सकते हैं हम। तो चलिए अचालक की बात कर लेते हैं, ठोस गोले में ही, ठोस गोले में अचालक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जब ठोस गोले में हम अचालक लेते हैं, मतलब ठोस है ये, और अंदर से जिस भी चीज से ये बना हुआ है, जो भी इसके आयतन में कोई भी जो पदार्थ है वह किस चीज से बना हुआ है? वह क्या है? एक अचालक है, अचालक धातु है वह। ठीक है, तो अचालक धातु की वजह से क्या होगा? देखो, मान लो यहां प्लस 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 आवेश है, मान लो यहां प्लस 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 आवेश है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, हमने इसको धनावेशित कर दिया। ठीक है, धन आवेशित तो कर दिया, तो अब क्या होगा? इसमें भी प्रति आकर्षण लगेगा, और प्रति आकर्षण की वजह से तो ठोस गोले को जैसे ही हमने इसको आवेशित किया, तो ठोस गोले में भी आवेश की वजह से प्रति आकर्षण तो होगा, प्रति आकर्षण होगा। प्रति आकर्षण की वजह से ये आवेश एक दूसरे से दूर भी जाना चाहेंगे, लेकिन इस पदार्थ के अचालक होने की वजह से, इस पदार्थ के अचालक होने की वजह से ये जा नहीं पाएंगे। जाने की कोशिश तो करेंगे बट जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पदार्थ क्या है? इसमें अचालक, गोला कैसा है? अचालक। और अचालक की क्या खासियत होती है कि उसमें आवेशों का मुक्त प्रवाह नहीं हो सकता, तो इसमें आवेशों का मुक्त प्रवाह नहीं हो सकता है, इस वजह से ये सतह पे आ ही नहीं पाएंगे, और सतह पे आ नहीं पाएंगे तो इसका डेरिवेशन अलग होगा, फिर इसका डेरिवेशन अलग होगा। इसमें भी अगर सतह पे आ पाते तो फिर ये डेरिवेशन लग जाता, बट इसमें सतह पे नहीं आ पाएंगे, इस वजह से इसमें डेरिवेशन अलग होगा। तो इसका डेरिवेशन आज हम देखेंगे। किसी गोले में अचालक, वो भी गोला भी कैसा? अचालक, जिसमें एक समान रूप से आवेश जो है वो वितरित है। एक समान रूप से मतलब है इसके आयतन में, ध्यान रखना बच्चों, गोले के आयतन में, ये आयतन होता है बीच में, क्षेत्रफल मत बोल देना। ये जो अंदर का जो एरिया होगा इसका, मतलब एरिया नहीं, मतलब जो अंदर का जो पूरी जो जगह है किसी गोले में, कोई बॉल है मान लो, उसमें जो पूरी जगह है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? आयतन, वॉल्यूम। जबकि ये बोर्ड जो है इस पे ये जो एरिया है ये क्षेत्रफल कहलाएगा। तो द्विविमीय आकृति है तो क्षेत्रफल, त्रिविमीय आकृति है तो आयतन। तो आवेश कहां विस्तृत है? आवेश जो है पूरे आयतन में बटा हुआ है, पूरे आयतन पे फैला हुआ है। आवेश जो है वो सतह पे भी आना चाहता है, बट क्योंकि
गोले के पदार्थ का जो गुणधर्म है वो ऐसा है कि वो अचालक है, तो अचालक में मुक्त प्रवाह हो नहीं सकता, तो वो सतह पे आ नहीं पाएगा। सतह पे आ नहीं पाएगा तो ये स्थिति फिर अलग हो जाएगी इनसे, और स्थिति अलग हो जाएगी तो हम इसमें डेरिवेशन लगाएंगे, नया डेरिवेशन इसका निकालेंगे, इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा। लेकिन इसी का जो दूसरा भाई था, ठोस गोले का ये जो दूसरा भाई था चालक, उसमें भी बीच में प्लस थे, लेकिन प्रति आकर्षण की वजह से वो कहां चले गए, सतह पे चले गए, और सतह पे जाने की वजह से ये इसके जैसा ही बन गया। अब तो पहले ये इसका भाई था, लेकिन इसके कुछ गुणधर्म ऐसे थे कि इनकी आपस में अब ये इसका भाई हो गया और उसका भाई नहीं रहा, ऐसा मान लो आप समझने के हिसाब से। ठीक है, पहले इन दोनों की दोस्ती थी, लेकिन इसके गुणधर्म इसके जैसे थे, तो अब इन दोनों की दोस्ती हो गई, इनका डेरिवेशन एक जैसा हो गया। ठीक है, और वो डेरिवेशन अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो इस छोटे से इस पार्ट को आप नोट कर सकते हैं, हालांकि बिल्कुल बेसिक है ये। और अब जो है हम इसी पे, अच्छा बच्चों मैंने एक टॉपिक आपका एक छोड़ दिया है, मैंने इससे पहले जो है एक टॉपिक था आपका बुक में, जिसमें कि अपन ने देखा था समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण। तो अचालक पट्टिका के कारण तो मैंने बता दिया था, बट चालक पट्टिका के कारण मैंने आपको नहीं बताया था। और वो क्यों नहीं बताया था, आपको लग रहा होगा कि वो छूट गया, वो छूटा नहीं, वो मैंने चला के छोड़ा था, वो मेरे द्वारा छोड़ा गया था वो टॉपिक, क्योंकि पहले मैं आपको गोले में चालक अचालक स्पष्ट कर देना चाहता था। ठीक है, क्योंकि गोले में खोखला गोला और ठोस गोला सब आ रहे थे, तो इसमें चालक अचालक स्पष्ट हो गया है। अब हम वो टॉपिक भी देखेंगे, बट फिलहाल हम इसके लिए याद करेंगे इसी ठोस गोले में, और ठोस गोला भी कैसा, चालक गोला। उस चालक की वजह से सॉलिड स्फीयर में कंडक्टर जो स्फीयर है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए, और क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित चालक जो गोला है उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, वो अब हम देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो हमें ये अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई चालक गोले का क्या मतलब है वो आप समझ गए होंगे। चालक गोले का यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है, एक तो गोला जो है वो ठोस है, खोखले की हम पहले बात कर चुके हैं, गोला कैसा है, ठोस, और उसमें भी कैसा है फिर अचालक। अचालक लिखना था, यहां मैंने चालक लिख दिया है, ये अचालक गोले की बात कर रहे हैं। चालक के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, वो थ्योरी देख लेना आप, थ्योरी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया था। ठीक है, अचालक की बात कर लेते हैं हम। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बच्चों किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखिए, अच्छा अभी जो मैंने आपको बात समझाई उसे आप नोट के रूप में भी लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। क्या बात लिखनी है आपको कि मान लो कोई भी अचालक है, किसी भी अचालक को दिए गए, किसी भी अचालक को दिए गए, किसी भी अचालक को दिए गए आवेश स्वयं के स्थान पर ही रहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब क्योंकि बच्चों मेरे पास बोर्ड बड़ा आ चुका है तो काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले सिर्फ बोला करता था जगह की कमी की वजह से, बट अब उन्हें मैं बोर्ड पे आपको जो है नोट भी करके बता सकता हूं। तो किसी भी अचालक को दिए गए आवेश स्वयं के स्थान पर ही रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अचालक था, आवेश जो है वो प्रति आकर्षण की वजह से दूर जाना चाहते तो हैं बट जा नहीं पा रहे, किसकी वजह से, अचालक की वजह से, क्योंकि किसी भी अचालक को दिए गए आवेश स्वयं के स्थान पर ही रहते हैं, भी अपने स्थान से इधर उधर नहीं होते हैं। समझ में आ गई ये बात आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मान लो अब हमारा जो मुख्य चित्र है वो मैं बना रहा हूं। मान लो एक गोला है, गोला आप जानते हैं ठोस गोले की बात कर रहे हैं हम, और वो मान लो धन आवेशित है, उसमें आवेश किस प्रकार से फैला हुआ है,
समरूप, ये समरूप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समरूप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरूप शब्द अगर यहां नहीं हो तो कहानी बदल सकती है फिर, तो हम समरूप ही मान के चल रहे हैं। समरूप मतलब समान रूप से, चारों तरफ एक समान, ऐसा नहीं कहीं आवेश ज्यादा कहीं कम, आवेश का घनत्व कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है। आवेश का घनत्व सब जगह समान है। तो ये एक मान लो गोला है, किसी अचालक को दिए गए, सॉरी ये एक गोला है और ये धनावेशित है, ठीक है बच्चों। अब इस गोले की वजह से हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। मान लो गोले का केंद्र है O, गोले की त्रिज्या है बड़ी R, ये हमने पहले भी यही मानी थी, खोखले वाले में भी यही माना था। आपने अगर पिछला टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर याद नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और एक बार पिछले वाले टॉपिक पे जाओ, तो आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या है R, बड़ा R लिया है देखो मैंने, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ज्ञात करना है, इस पे आपको ज्ञात करना है इस गोले की वजह से, इस गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मान लो एक बार तो मैं बाहर ले लूंगा एक बिंदु O, एक बिंदु ले लेता हूं P, तो इस गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहा हूं मैं किसी बिंदु P पर, गोले के बाहर की ओर, और इस बिंदु की इससे मैं दूरी मानूंगा R। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये दूरी R ही मानी थी, अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह मैंने क्या मानी थी, R मानी थी ये दूरी, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपन जो सब चीजें हैं जो मानते हैं वो सब लिख लेते हैं। अगर आप चाहें चलिए मैं एक बार इस डेरिवेशन के लिए लिख भी देता हूं, क्योंकि मैं डेरिवेशन में शुरू में जो चीजें होती है जो व्यवस्थित तौर पे, हालांकि वो हमारे दिमाग से हम लिख सकते हैं और इतना सा हमें लिखना आना भी चाहिए, बट फिर भी अभी मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है तो मैं लिख देता हूं, जो इस डेरिवेशन में लिख देता हूं, तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जो सर बात कहते हैं कि शुरू में जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं वो किस बारे में बात करते हैं वो, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, मानो इसमें आप जो भी अपने हिसाब से जो भी आपने बनाया बस उसे लिखना होता है। माना केंद्र O तथा त्रिज्या R का एक गोला या एक अचालक गोला, क्योंकि अचालक की बात कर रहे हैं, अचालक गोला समान रूप से धन आवेशित है, धन आवेशित है, ठीक है। माना केंद्र O तथा त्रिज्या बड़ा R का अचालक गोला समान रूप से क्या है भैया, धन आवेशित है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या याद करेंगे, इस गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र, तो आप लिखेंगे, सब कुछ आपको हेडिंग में मिल जाएगा, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने वही तो लिखा है बस यहाँ, बस केंद्र और जो त्रिज्या R मानी थी वो मैंने लिख दी, बाकी लिखा यही है, समरूप आवेशित है, अचालक गोला है, और उसके कारण अब हम क्या याद कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम E वेक्टर के द्वारा अगर सदिश रूप में चाहते हो तो, या फिर सिर्फ E के द्वारा भी दर्शा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्थिति इसमें लिखेंगे, और मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यहां नहीं दिखेगा, चलिए फर्स्ट जो हम स्थिति इसमें लिखेंगे, फर्स्ट जो स्थिति हम इसमें लेंगे वो लेंगे बाहर की ओर। सबसे पहले हम कहां निकालेंगे, बाहर की ओर, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर में आपने जो लिखा है, जो माना है, एक बिंदु P माना है आपने गोले से बाहर, जो कि केंद्र से R दूरी पर है, वो भी लिख दो आप। माना बिंदु P केंद्र O से
r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, या आप ये लिख सकते हो माना बिंदु P केंद्र से r दूरी पर गोले के बाहर स्थित है, या r दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, बाहर की ओर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो r है, ये जो r दूरी है ये गोले की त्रिज्या से बड़ी है, तो r से बड़ा है, ये लिख देना ब्रैकेट में आप। ठीक है, r जो है वो r से बड़ा है, तो इससे पता लग रहा है कि बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर की ओर, क्योंकि ये त्रिज्या इस त्रिज्या से बड़ी होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, बाहर की ओर मतलब r से बड़ा है, माना बिंदु P केंद्र से r दूरी पर स्थित है। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, गाउस के नियम की मदद से करना है। गाउस के नियम अनुप्रयोगी तो देख रहे हैं हम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो गाउस के नियम की मदद से करना है, तो एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और हम आपको पता है गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, गाउसियन पृष्ठ आ गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसको सम्मिलित करते हुए हम गाउस के नियम से क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वही जो मैं अब तक कहानी दोहराता आया हूं वही काम करना है मुझे वापस। क्या, पहले तो मैं फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लूंगा, फिर गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लूंगा, फिर दोनों फ्लक्सों को बराबर कर दूंगा और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लूंगा। जो अब तक हम करते आए हैं वही हम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, पहले तो फॉर्मूले की मदद से मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ पे अगर कुल फ्लक्स ज्ञात करना चाहता हूं तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे माना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने क्षेत्रफल सदिश लिया ds, और मैंने आपको बताया था इसमें हमें क्या मानते हुए चलना है कि ds और E की दिशा क्या है, समान। ds और E की दिशा क्या है, समान है। ऐसे ही हम सब जगह छोटे ds और E, छोटा ds और E, छोटा ds और E पूरे पृष्ठ पे ले सकते हैं छोटे छोटे क्षेत्रफल, और उनके साथ विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते, विद्युत क्षेत्र दर्शा सकते हैं हम, मानते हुए क्या चल रहे हैं कि दोनों की दिशा समान है। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, सबसे पहले तो देखो कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है पहले तो छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे इस छोटे से क्षेत्रफल की वजह से। छोटा सा फ्लक्स छोटे से क्षेत्रफल की वजह से फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डी फाई कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ये मैंने आपको बताया था। डी फाई कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा। छोटे से क्षेत्रफल की वजह से छोटा सा फ्लक्स ये निकल के आएगा। ठीक है, अब कुल फ्लक्स निकालना है तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, समाकलन। तो यहां से तो क्या निकल के आ जाएगा, फाई कुल या कुल फ्लक्स, और आपको पता है ई कांस्टेंट होता है, ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये कहां पे हो रहा है समाकलन, ये हो रहा है पूरे पृष्ठ पे, एस पे, या तो वो गोला लगा दो या एस दिखा दो, बंद पृष्ठ ले रहे हैं मतलब हम। ई और ds का समाकलन हो जाएगा cos 0। अब थीटा कितना आएगा यहाँ पे, cos 0। आपको पता है cos 0 का मान कितना होता है, 1। थीटा 0 क्यों आया, क्योंकि थीटा यहाँ क्या होता है, E और ds के मध्य कोण, और यहाँ E और ds के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये आ जाएगा E ds cos 0। तो यहां से कुल फ्लक्स कितना निकल के आएगा, E ds का समाकलन करते हैं हम। देखो cos 0 तो 1 हो जाएगा। ds का समाकलन का क्या मतलब है, ds के समाकलन का मतलब है कि इस पृष्ठ पे जितने भी छोटे 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 क्षेत्रफल हैं उन सबको समाकलित कर दो, उन सबको इकट्ठा कर लो, तो क्या ज्ञात होगा, एक बड़ा क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़ा क्षेत्रफल मतलब मान लो कोई बॉल है, उस पर छोटे 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 क्षेत्रफल लिए, और आज आपको समझाने के लिए बॉल मेरे पास मौजूद है, तो मैं बॉल के द्वारा समझा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मान लो ये जो हमारा गोला था, ये एक गोला था हमारा, ये हमारा ये पहले वाला गोला था, ठोस गोला। ठीक है, ये ठोस गोला था हमारे पास, ये ठोस गोला है, ये ठोस है, ये मान लो आप। हालांकि ये टेनिस की बॉल है तो ये अंदर से खोखली होती है, बट आप ये मान लो कि ये ठोस है, अंदर से भी ये इसी पदार्थ की बनी हुई है, मतलब ये है तो अचालक। ठीक है, और हम अचालक ठोस गोले की बात कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एक गाउसियन पृष्ठ तैयार किया, इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया मैंने। तो ऐसा मान लो आप कि इस बॉल के अंदर, इस बॉल को मैंने इस बॉल के अंदर घुसा दिया बीच में कहीं। अब ये इसका गाउसियन पृष्ठ हो गया चारों ओर का। इस बॉल को इस बॉल में घुसा दिया बीच में, तो ये जो है इस बॉल का क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ हो गया, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। तो अब हमारे लिए तो यही बॉल इंपॉर्टेंट है। अब तो यही बॉल मेन है हमारे लिए। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या किया, यहां पे छोटे 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 मैंने क्षेत्रफल मार्क कर दिए।
और इनको नाम दे दिया ds। पूरा जो क्षेत्रफल है उसका नाम तो है s, और छोटे 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 ds क्षेत्रफल ले लिए मैंने, ये बहुत सारे छोटे छोटे ले लिए। फिर इनको समाकलित किया तो भैया चारों ओर का क्षेत्रफल ही तो आएगा, और ये जो चारों ओर का क्षेत्रफल आएगा, ये जो चारों ओर का क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, तो आपको पता है कि जो चारों ओर का गोले का चारों ओर का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात, और बच्चे जहां गलती करते हैं और जिसके ऊपर खास गौर देने करने की बात है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर तो है, बट आर कौन सा, छोटा वाला ले या बड़ा वाला ले, बात बस इतनी सी है, ये समझने की बात होती है। छोटा वाला आर ले या बड़ा वाला, तो देखो बच्चों हम बाहर वाले गोले की बात कर रहे हैं, और बाहर वाला जो गोला है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है आर, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, छोटा आर, तो हम छोटे आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बाहर वाले गोले की बात कर रहे हैं, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, छोटा आर है, बड़ा आर नहीं है। तो ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस जीरो का मान तो आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि कितना होता है 1। तो ये हमारा कुल फ्लक्स आ गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों गाउस के नियम की। अब गाउस के नियम से, भाई गाउस का नियम तो लाना ही पड़ेगा सीन में, पार्ट ही पूरा गाउस का है, तो गाउस के नियम के बिना तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो गाउस के नियम द्वारा भैया गाउस का नियम क्या कहता है, कुल फ्लक्स कितना होता है, बोले सर गाउस का नियम ये कहता है कि कुल फ्लक्स जो होता है वो होता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना कुल आवेश है, Q अंतः, अंतः मतलब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो भैया गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो ये रहा। ठीक है, तो Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो, अच्छा इसको नाम 1 नंबर दे देना अभी आप, Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया हमारा कुल फ्लक्स आ गया बच्चों, क्या आ गया कुल फ्लक्स, किसकी मदद से, गाउस के नियम की मदद से। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आप कि मुझे क्या पता ये टोटल आवेश कितना है, Q अंतः समझ गया मैं, ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है पूरा आवेश। भाई ये जो गोला है ये इस गोले के अंदर आ रहा है, तो ये पूरा आवेश भी तो इसी गोले के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस बॉल में जितना आवेश था अंदर, टोटल आवेश जितना था, इस बॉल को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो अब ये आवेश इसके अंदर भी तो आ गया पूरा, तो ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश, इस बॉल के अंदर जो आवेश होगा वही तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे तो नहीं पता ये कितना है, तो फिर क्या करें, छोड़ दें, नहीं, हम क्या करेंगे, हमने एक चीज निकाली थी, क्या हमने निकाला था रो मतलब क्या था, रो मतलब क्या था, यहां पे रो था आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या था, आयतन आवेश घनत्व। अब देखो बच्चों इसमें 2 चीजें हैं, ये जो चीज है रो, ये यहां शुरू में भी मान सकते हैं, बुक में शुरू में ही मान के देता है वो आपको, तो रो जो है आयतन आवेश घनत्व, वो हम शुरू में भी लिख सकते हैं कि माना इसका जो आयतन आवेश घनत्व है वो रो है, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी जो है वह रो है, ये हम मान सकते हैं शुरू में भी। ठीक है, ये हम शुरू में ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है, क्यों इस्तेमाल लेना पड़ता है, वो तो यही समझ में आता है ना जब Q अंतः निकालने की जरूरत पड़ती है। जब हम Q अंतः निकालते हैं तो हमें समझ में आता है, अच्छा Q अंतः निकालना है, कुल आवेश तो हमें पता ही नहीं, बट मुझे ये पता है कि आवेश जो है वो बॉल के अंदर है, पूरा अंदर फैला हुआ है पूरा, और एक समान रूप से फैला हुआ है, और आपको पता है अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, आयतन, वो क्या होता है, आयतन। तो आवेश निकालना है आयतन का, तो हम क्या निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, आयतन आवेश घनत्व। तो रो क्या होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं माना त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व। अब देखो ये चीज क्यों लिखी मैंने, क्योंकि जो आवेश है वह तो इसका ही लेंगे हम, आवेश तो अंदर वाले गोले में ही फैला हुआ है, तो आयतन आवेश घनत्व भी इसी का लेंगे, इसी के तो आयतन में फैला हुआ है। तो माना त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व
कितना है, रो है। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, आयतन आवेश का घनत्व का मतलब होता है आवेश प्रति इकाई घनत्व, आयतन, आवेश प्रति इकाई आयतन। ठीक है, मतलब रो मतलब क्या होता है, कुल आवेश या फिर आवेश प्रति इकाई आयतन। इसका क्या मतलब है कि भाई 1 मीटर क्यूब में कितने कूलाम का आवेश फैला हुआ है, वो क्या होता है, वो होता है आयतन आवेश घनत्व रो। ठीक है बच्चों, तो मैंने उसको रो मान लिया, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो है ये आवेश प्रति आवेश अपॉन आयतन। ठीक है, 1 मीटर क्यूब आवेश में, सॉरी 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना आवेश फैला हुआ है। ठीक है, तो कुल आवेश निकालने के लिए हमें रो की जरूरत पड़ी। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देख लेते हैं इसको। तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहां क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो Q अंत है या कुल फ्लक्स जो है, कुल फ्लक्स, फ्लक्स कुल बराबर क्या था, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब Q अंत है। तो यहां से, अच्छा यहां से आवेश कितना आएगा, आवेश बराबर, यहां से मैं एक मिनट में यहां से पहले लिख देता हूं, यहां से आवेश कितना आएगा, आवेश यानी कि Q कितना आएगा, रो इंटू आयतन, कितना आएगा, रो इंटू आयतन, रो इंटू आयतन। और बच्चों आवेश, या अब डायरेक्ट Q लिख देता हूं मैं, तो Q बराबर कितना आएगा, रो इंटू आयतन। आयतन किसका, आयतन गोले का, इस छोटे वाले गोले का, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। अब फिर बच्चे गलती कर देते हैं, आर छोटा लोगे या बड़ा वाला, आर छोटा लोगे या बड़ा वाला। आवेश किसमें है, अंदर वाले गोले में। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतन जिसका निकाल रहे हैं त्रिज्या उसी गोले की तो लोगे, बाहर वाले की थोड़ी ले लोगे। तो ये दो जगह है, मेन काम ही इसमें यह है कि कहां छोटा और कहां बड़ा आर रखना है। बाकी तो कहानी एक जैसी है सब जगह। मेन काम क्या है इसमें कि कहां तो छोटा और कहां बड़ा आर रखना है आपको। बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो है, अब हमारे पास कुल आवेश आ चुका है, Q अंत है आ चुका है हमारे पास। अब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फाई कुल कितना आएगा, फाई कुल या फ्लक्स कुल कितना आएगा, Q अंत है, Q कितना निकाला मैंने, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कुल फ्लक्स। इसको आप नाम दे दो नंबर 2। इसको क्या नाम दे दो, नंबर 2। नंबर 1 में भी हमने कुल फ्लक्स ही तो ज्ञात किया था, फॉर्मूले से ज्ञात किया था, किया तो कुल फ्लक्स ही था। नंबर 2 में भी हमने कुल फ्लक्स ही ज्ञात किया है, किसकी मदद से, गाउस के नियम की मदद से। पर ज्ञात तो दोनों में कुल फ्लक्स किया है, तो दोनों में ही कुल फ्लक्स ज्ञात किया है, तो दोनों का अगर बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान होगा। ये भी कुल फ्लक्स, ये भी कुल फ्लक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 व 2 से, इसका दायां पक्ष तो क्या है, E 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका दायां पक्ष क्या है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों ये बताओ कि कहानी किसकी चल रही है शुरू से, याद क्या करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो यहां से E का मान निकाल लो। कैसे, E को अकेला छोड़ दो, बट उससे पहले जो कट रहे हैं यही काट दो। 4 से 4 पाई से पाई, बचेगा क्या, बचेगा क्या यहां पे, यहां बचेगा रो आर क्यूब बड़ा वाला, आर स्क्वायर छोटा वाला, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यही तो बचेगा, रो आर क्यूब बड़ा वाला, आर स्क्वायर छोटा वाला और एप्सिलॉन नॉट। और भी कुछ बच रहेगा, ये 3 भी तो आएगा, 3 भी लिख देना है। ठीक है, यहां पे 3 भी लिख देना। तो बच्चों ये जो है, ये जो है, ये हमारा मुख्य फॉर्मूला आ चुका है। यह क्या आ चुका है, हमारा मुख्य फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है बच्चों,
इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है भाई? ये फॉर्मूला है किसी गोले के लिए, किसी गोले के लिए उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। अब बच्चों एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहां दे रहा हूं, उसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उसने क्या बोला था कंपटीशन में, एक गोला था, ठोस गोला था, उसने इसी के लिए बोला था ये क्या है, एक अचालक गोला है। अब अचालक गोला है तो भैया फॉर्मूला यही लगेगा। अचालक गोला था, गोले की त्रिज्या उसने दे दी थी 5 मीटर, गोले से बाहर उसने एक बिंदु लिया और इसने क्या किया, इसे एक द्विविमीय कार्तीय तल में रख दिया। थोड़ा इधर बना देता हूं मैं, थोड़ा इधर बना देता हूं। 5 मीटर त्रिज्या थी, यहां इसने एक बिंदु लिया, ये गोले का केंद्र था, ये बिंदु P था। इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना था, इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, ये दूरी जो है या हमें नहीं पता, हाँ इसने इसमें 2 चीजें दी थी। ये जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश दे दिया था उसने A वेक्टर, और ये जो बिंदु था इसका स्थिति सदिश दे दिया था इसने B वेक्टर। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा था कि भैया आप हमें ये बताओ कि इसका इस पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस बिंदु P पर इस गोले की वजह से। ये गोला कैसा है, अचालक गोला है, ये अचालक गोला है, इसका मतलब समरूप आवेशित अचालक गोले की बात कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन था, इसके 4 ऑप्शन भी दिए थे उसने एग्जाम में, वो 4 ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं बच्चों। 4 ऑप्शन क्या थे, रो उसको 125 रो, 3 A वेक्टर का क्यूब, A वेक्टर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी था 125 रो 3 B वेक्टर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्वेश्चन था 125 रो 3 B वेक्टर माइनस A वेक्टर एप्सिलॉन नॉट। और चौथा ऑप्शन था 125 रो 3 A वेक्टर माइनस B वेक्टर एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर तो लगाना ही है मुझे। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शंस थे। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास जब आएगी उससे पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन होगा इसका हल आपको तैयार रखना है। आ जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं तो करवाऊंगा ही, बट आपको कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है बच्चों, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया था और जेईई में मेंस में नहीं आया था शायद, जेईई प्री में आया था शायद। ठीक है, जहां भी आया था क्वेश्चन अच्छा था। और ऐसे मेरे पास और भी कई क्वेश्चंस हैं जो अब तक हमारा चैप्टर हो चुका है, उसके ऊपर बेस्ड भी बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो जेईई और मेंस में आए हुए हैं, आपके बोर्ड में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन था जो मुझे अभी करंट टॉपिक में से मिला था, हालांकि क्वेश्चन मेरे पास और भी थे। अब इसमें देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपटीशन वाले का काम है आपको उलझाना। 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 5000 अगर सेलेक्ट करने हैं तो वो ये नहीं देखेगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन मुझे लेना है, वो ये देखेगा कितने बच्चे फेल हों, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे फेल होंगे उतना ही आपका जो है कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि उसको तो 50 लाख में से 5000 बच्चे लेने होते हैं। तो क्वेश्चन वो क्या करता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बना देगा। अब बच्चा क्या करेगा, जिसने 12th में पढ़ा हुआ है ये, वो इसी फॉर्मूले पे अटका रह जाएगा। अच्छी बात है, इस फॉर्मूले पे तो अटकना ही है, पर जब वो ऑप्शन आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला तो आपको चारों ही ऑप्शनों में नजर आ जाएगा। आर क्या होता है, यहाँ पे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या किसकी, अंदर वाले की। इस पे याद करना है आपको, इस पे याद करना है आपको, तो इस पे याद करना है ना। अगर इस पे याद करना है तो एक बात बताओ, यहां तो आप एक गाउसियन पृष्ठ बनाओगे पी पे, पी बिंदु पे तो गाउसियन पृष्ठ बनेगा ही क्योंकि बाहर है। तो इस पे याद करना है तो ये वाली जो त्रिज्या होगी वो आपकी आर होगी, बट इसने बोला ही नहीं ऐसा कुछ, इसने इसके बारे में बात ही नहीं करी, इस दूरी के बारे में तो उसने बात ही नहीं करी। इसने तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या दे दी थी 5 मीटर, तो 5 का तो 125 तीनों में आ रहा है, आर क्यूब होता है।
125 तो तीनों में आ रहा है, रो तीनों में आ रहा है, तीन तीनों में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट तीनों में आ रहा है। बात कहां अटक रही है? इस आर पे। इधर आर का मान इसने ए वेक्टर का स्क्वायर दे दिया, इधर बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे वो आपकी इसकी टेस्टिंग तो कम ले रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में मिल रहा है तो मतलब हलवा मिल रहा है आपको। ऐसे मान लो कि बस उठा के और मुंह में खाना डाल दिया आपके अपने हाथ से, आपको हाथ भी हिलाना पड़ा, ऐसा माना जाता है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो है, ये फॉर्मूला तो चारों में लग रहा है। अब जिस बच्चे को वेक्टर क्लियर है वो इस क्वेश्चन को हल कर सकता है, जिसको वेक्टर क्लियर है। तो वेक्टर वाला जो मैंने दो आपको वीडियो बनाए थे वो देखो, उसमें हल नहीं मिलता है तो फिर आपकी 11th क्लास की बुक उठाओ, उसमें से वेक्टर उठाओ। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है क्वेश्चन का। आपको एक ऐसा क्वेश्चन वो उठा के देगा जिसमें 12th भी काम आएगी और 11th भी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में दोनों साथ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। आप इसको नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्लास में करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आप तो क्या करोगे, आपको तो अभी करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, चैप्टर नंबर 1 पे आऊंगा मैं। चैप्टर 1 पे क्यों आऊंगा? एक तो देखो काफी दिन हो गए चैप्टर 1 के, अब पता लगेगा कि कौन कौन बच्चा एक्चुअल में रिवीजन के साथ पढ़ रहा है। मैं साथ में न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस इसीलिए नहीं करवाता हूं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, हट के तरीका है। मैं क्या करूंगा, अब आऊंगा क्वेश्चंस पे। अब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा और क्वेश्चंस में किताब के नहीं लाऊंगा, क्वेश्चंस में लेवल वाइज लाऊंगा। पहले बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन आएगा, फिर प्री के लेवल का क्वेश्चन आएगा, फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन आएगा, फिर एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बोर्ड से हम कंपटीशन तक पहुंचेंगे। हर टॉपिक पे मैं आपको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे हमारे को 2 फायदे हैं, क्वेश्चन तो होंगे ही हमारे, अगर वो क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। तो क्वेश्चंस तो होंगे ही साथ जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम किस पे जाएंगे, हमारे टॉपिक पे, क्योंकि क्वेश्चन तो टॉपिक पे बेस्ड है। टॉपिक दोबारा देखेंगे, हमारा रिवीजन होगा। और मेन चीज क्या है 12th के अंदर बोर्ड में, रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये हमने बाहर निकाला है। अब हमें एक क्वेश्चन अंदर की ओर भी एक डेरिवेशन निकालना है कि बिंदु अगर बाहर की जगह ना लेके हम अंदर की ओर ले लें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अंदर वाली स्थिति। चलिए बच्चों, अभी जो हमने देखा उसके अंदर हम एक स्थिति और देखेंगे। जैसे ये आपका गोला है, ये गोला था मतलब है क्या, या ये अंदर वाला गोला बनाया था। एक छोटी सी स्थिति थी क्योंकि उस समय जगह नहीं थी वहां पे, इसलिए मैंने वो नोट करने के लिए कहा था आपको। तो मान लो ये जो है गोला था बिंदु P पर और ये केंद्र था, और यहां आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था अभी। तो आपने जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया E बराबर रो आर स्क्वायर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो आपका मुख्य फॉर्मूला आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आर क्यूब था सॉरी। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं आपके। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इसका दूरी के साथ क्या संबंध है ये बताना है मेरे को, और एक चीज और इसमें आपको मैं समझाना चाह रहा था। देखो अगर मान लो मैं इसमें जो आपने अभी फॉर्मूला लगाया था उसके हिसाब से काम करूं, तो फॉर्मूला क्या था आपका, E जो आपका पहले फ्लक्स से निकल के आया था, पहले जो फ्लक्स से निकल के आया था वो क्या आया था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका फॉर्मूले से निकल के आया था, E फ्लक्स कुल। और गाउस के नियम से कुल फ्लक्स क्या होता है, गाउस के नियम से कुल फ्लक्स जो होता है वह होता है Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट, Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो इन दोनों को मैं एक जगह रखूं तो क्या होगा, इन दोनों को ही रखूं। वहां तो मैंने क्यूब के अंदर जो है क्यू निकाला था, रो इंटू जो है आपका मतलब आवेश घनत्व जो है रो का इस्तेमाल करके निकाला था। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं करूं तो क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा, यही आएगा बच्चों। और अगर यहां से मैं E का मान निकालूं तो क्या निकल के आएगा, 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू, या इसे मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से देखे हैं
तो ये एक बिंदु आवेश की वजह से किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र था। एक बिंदु आवेश, मान लो एक बिंदु आवेश था q, तो उसकी वजह से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु p पर जिसकी दूरी इससे r है, तो ये ऐसे तो याद करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो ये भी तो वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिंदु आवेश था ही नहीं, यहां जो आवेश थे ये तो बहुत सारे थे, ये एक आवेश थोड़ी था, ये एक आवेश नहीं था, बट फिर भी फॉर्मूला इसका ऐसा भी निकल के आ रहा है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि आप तो कहते हैं कि ये तो बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला है, ये बिंदु आवेश है नहीं, ये तो बहुत सारे आवेश हैं, तो बिंदु आवेश के लिए भी यही फॉर्मूला और इसके लिए भी ये फॉर्मूला निकाल तो दिया ही ना हमने कैसे भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है? तो भैया ये विरोधाभास नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि जब आप गोले के बाहर जाओगे, और गोले के बाहर में कोई सी भी स्थिति देख लेना, जब बाहर की या दूर की बात करेंगे हम, ठीक है, कोई भी स्थिति ले लेना गोले की 4 स्थितियां हो सकती है बच्चों। बुक में आपके डेरिवेशन 2 हैं, बट स्थितियां 4 हो सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। गोले में, गोलीय कोश में, खोखले गोले में चालक अचालक, ठोस गोले में चालक अचालक, ठीक है, ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको 2 वीडियोस में। तो 4 स्थितियां हो सकती है, तो उन चारों स्थितियों में जब भी हम बाहर की बात करेंगे, गोले से बाहर की, तो ये स्थिति जरूर निकल के आएगी। और क्या होता है कि जब आप बाहर से देखते हो इसको, इस गोले को, ठीक है, आप अगर मान लो पास से इस बॉल को देखोगे, ये पास से देख रहे हो, देखो बड़ी नजर आ रही है, अब दूर ले आऊंगा, दूर ले आऊंगा, दूर ले आऊंगा, अब छोटी हो गई। तो बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है, मैं मान लिया, अब बहुत दूर से देखेंगे या दूर से इसको देख रहे हैं, तो ये कैसा दिखेगा? बिंदु आवेश की जैसा दिखेगा। तो जब भी हम बाहर की बात करेंगे, मैं यहाँ नोट डाल के लिख रहा हूं बच्चों, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी स्थिति में गोले के, या मैं लिख देता हूं गोले में चारों स्थितियों में, गोले में चारों स्थितियों में, चारों मतलब चालक अचालक, गोलीय कोश, चालक अचालक, ठोस गोला, तो गोले में चारों स्थितियों में क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आवेश है वह कैसा प्रतीत होगा कि वह केंद्र पर है, और किसकी तरह होगा? बिंदु आवेश की तरह। आवेश केंद्र पर होगा। अच्छा, गोले में चारों स्थितियों में कब? गोले में चारों स्थितियों में कब? जब हम क्या करेंगे? बाहर की ओर लेंगे। कब लेंगे? बाहर की ओर, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर, ठीक है। तो गोले में चारों स्थितियों में बाहर की ओर आवेश जो है वो कहां पे दिखेगा? केंद्र पर होगा, और बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होगा। और इसी वजह से ये जो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला है ये यहां भी निकल के आ गया हमारे पास। बात आ गई समझ में बच्चों? इसको नोट कर लो, एक तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से मैंने फुल फ्लक्स निकाला था E4πr², किससे? फॉर्मूले से। और गाउस के नियम से क्या होता है? Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इनको समान रखता हूं तो E का मान ये आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो जब भी बाहर की हम स्थिति मानेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आवेश है ये किसकी तरह लगेगा? बिंदु आवेश की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा? बिंदु आवेश की तरह। क्वेश्चन बच्चों इस पे भी कंपटीशन में आया हुआ है, बट मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि अब जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस लूंगा। आगे हमारा चैप्टर तो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। कब? जब ये चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है अगले वीडियो तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद जो है कोई खास टॉपिक बचे नहीं है, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। तो इसके बाद जो भी वीडियो एक और बनेगा, या तो उसी में आधा वीडियो में इसका बना दूंगा और आधा जो समय बचेगा उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर के कंपटीशन का लेवल भी लेंगे उसमें हम, और बोर्ड का लेवल भी लेंगे, ठीक है। तो आवेश केंद्र पर होगा और बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होगा। समझ में आ गई बात बच्चों आपको? तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम यहां पे एक चीज और देखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला आया अभी हमने निकाला था, इसमें हमने क्या देखा था? E बराबर ρr³ 3 एप्सिलॉन नॉट r²। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज तो बदलेगी, समय के साथ बदलेगी।
और कौन कौन सी चीज जो है वो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। समय के साथ का मतलब है कि इसको जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं वो तो कौन कौन सी चीजें हैं, और जो कांस्टेंट रहेगी वो कौन सी चीजें हैं। तो देखो रो तो एक कांस्टेंट होता है, इसका मान फिक्स होता है। आर जो है वो क्या थी, इस गोले की त्रिज्या थी। इस गोले की त्रिज्या थोड़ी बदल सकते हो आप, एक बार जो ले ली वो ले ली। इस गोले के लिए त्रिज्या आर ही रहेगी, ये भी कांस्टेंट हो गया। 3 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट होता है, आपको पता है। आर जो है छोटा आर, ये जो दूरी थी ये तो बदल सकती है। इस बिंदु को मैं इसी गोले के लिए यहां भी ले सकता था, यहां भी ले सकता था, यहां भी ले सकता था। बाहर लेना है बट दूरी फिक्स थोड़ी है, दूरी तो कहीं भी ले सकता हूं मैं। तो आर का मान जो है वो निश्चित नहीं है, तो बाकी सब तो चीजें कांस्टेंट रहेगी। एक ई का मान किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है, सॉरी वृत्त क्रमानुपाती आ रहा है आर स्क्वायर के, या अनुक्रमानुपाती किसके आ रहा है, 1/r² के। ठीक है बच्चों, तो ई जो है यहाँ 1/r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। तो लिख लेना आप इसी में आगे पॉइंट डाल के, ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती रहेगा किसके, 1/r² के, किसके 1/r² के। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ध्यान रखना चारों स्थितियां मतलब चालक अचालक, ठोस गोला या खोखला गोला, ठीक है। उसमें जब भी बाहर की बात करेंगे तो गोले में जो आवेश होगा वो कहां पे माना जाएगा, केंद्र पर इकट्ठा है, एक सिंगल आवेश की तरह या बिंदु आवेश की तरह दिखेगा वो हमें, ठीक है। और किसकी तरह दिखेगा, बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होगा, ठीक है। अभी ये सुनने में बड़ी सिंपल सी लाइन लग रही है, बट ये ऐसी चीज है जो कंपटीशन में इस तरीके से पूछी जाती है कि बच्चे अटक जाते हैं। एक बात और बच्चों की, बोर्ड अब थोड़ा बढ़ चुका है, साइज बढ़ चुकी है, कैमरा मैंने थोड़ा दूर लगाया है, तो क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ सकता है। अगर क्वालिटी में कोई भी फर्क आपको दिख रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्वालिटी में तो अंतर आएगा, क्योंकि पास से रिकॉर्डिंग करने में और दूर से रिकॉर्डिंग करने में फर्क तो पड़ता है। तो अगर दिखने में कोई भी समस्या आ रही है आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन, जैसे आपका ये जो एरिया है करीबन इस जगह नहीं, इस जगह लाइट आ रही है, इस जगह लाइट आती है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी ना लिखूं, पहले ही मैं नोट रखता हूँ इस जगह को। बाकी और कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान पूरा कोशिश करूंगा करने की, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। ग्राफ जो है हम इस ई और आर स्क्वायर का बाद वाली स्थिति जो अब देखेंगे, अभी हम देखेंगे अंदर वाली स्थिति, उसी के साथ देख लेंगे, ठीक है बच्चों। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों सेकंड जो स्थिति हम ले रहे हैं, सेकंड जो स्थिति है हमारी वो है अंदर की ओर। अभी हमने बाहर की ओर निकाला था, देखते हैं अंदर की ओर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। मान लो गोला है, बहुत अच्छी बात है। इस बार मैं गोला बड़ा बना लेता हूं, क्योंकि अंदर लेना है मुझे। वही समान रूप से आवेशित है, आपको बच्चों ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम इस डेरिवेशन को अलग से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आवेश है ये सतह पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अचालक है। अचालक में मुक्त प्रवाह हो नहीं सकता, और मुक्त प्रवाह होगा नहीं तो ये कहीं जा नहीं पाएगा, ये अपनी जगह ही रहेगा आवेश, और अगर ये अपनी जगह रहेगा तो इसकी डेरिवेशन फिर अलग आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अंदर की ओर किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लेते हैं। अब जब खोखले गोले में मैं आपको बता दूं, जब खोखला गोला हमने लिया था, खोखला गोला जब हमने लिया था तो उसमें आपको पता है अंदर की ओर जो विद्युत क्षेत्र आया था, यहाँ पे हमने जैसे मान लो कोई बिंदु लिया था, यहाँ एक गोला गाउसियन पृष्ठ बनाया था, तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, गोले के अंदर की ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था, 0 आया था। तो खोखले गोले की स्थिति थी वो, ठीक है। ये कंपटीशन में कई बार आ चुका है, मतलब कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी घुमा के 1 नंबर में पूछ लेता है वो, क्वेश्चन घुमा के दे देता है वो, कि बोले गोलीय कोश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E = 0 होगा। पर बच्चे इसको कैसे याद कर लेते हैं कि बोले गोले में बोले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। गोले में विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। देखो बच्चों, बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। अगर गोलीय कोश की बात कर रहा है वो, जो कि इस तरीके से था, और वहां पे उसकी सतह पर आवेश फैला हुआ था, उसकी सतह पर आवेश फैला हुआ था। तो जब हमने अंदर पृष्ठ बनाया तो
तो अंदर तो आवेश आया ही नहीं कुछ, क्योंकि आवेश तो पूरा सतह था। हाँ, बाहर बनाते तब तो बाहर के अंदर ये वाला तो आवेश आ ही रहा था ना, सतह वाला तो बाहर की तरफ बनाते हैं तब तो विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाता है। बट इसके अंदर की अगर हमें अंदर किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और वहां से अगर हम कोई गोला बनाते हैं या गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, तो जो आवेश है वो तो बाहर की ओर फैला हुआ है। आवेश कहां फैला हुआ है? बाहर की ओर। इसके अंदर आवेश है नहीं। तो आपको पता है गाउस के नियम से फाई क्या होता है? ई क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कौन सा? अंदर वाला। अब इसके अंदर तो क्यू है ही नहीं, तो क्यू तो जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो गोलीय कोश ध्यान से देख लेना, गोलीय कोश और चालक जो गोला है, ये बहुत समझने वाली बात है कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए। गोलीय कोश और जो चालक गोला है, गोलीय कोश और जो चालक गोला है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो। क्योंकि चालक में भी क्या होता है? चालक में अंदर आप डाल भी दोगे तो प्रति आकर्षण होगा, और क्योंकि चालक है तो आवेशों का मुक्त प्रवाह भी हो जाएगा, और वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? सतह पे आ जाएंगे। अब सतह से आगे जा नहीं सकते तो यहीं अटक जाएंगे वो। सतह से आगे जा सकते तो और प्रति आकर्षण की वजह से और दूर चल जाते, अधिकतम दूरी तक जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उनकी अधिकतम दूरी कौन सी होगी? ये सतह। बस समझ में आ रही है बात आप सबके? तो चालक गोला है या ठोस गोला है, उसमें कौन सा वाला गोला? चालक या गोलीय कोश। उसके अंदर कौन सी स्थिति ले रहे हैं हम? ये ध्यान रखना, अंदर वाली स्थिति है, ये अंदर वाली स्थिति है दोनों के लिए। अंदर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? शून्य। बट जब हम यहां आ जाते हैं तो यहां आप अगर गाउसियन पृष्ठ बनाओगे भी तो यहां तो आवेश पूरे आयतन पे फैले हुए हैं, तो आयतन पे फैले हुए हैं तो अंदर वाले गोले में भी या अंदर वाले गाउसियन पृष्ठ पे भी कुछ ना कुछ आवेश आएगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मत कर देना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, यहां निकालेंगे अभी हम कितना होता है। बट इन तीनों स्थितियों में दो तो इसकी आ गई, चालक और अचालक वाली, ये तीन स्थितियां हैं एक्चुअल में, दो नहीं है। चालक अचालक तो इसका और इसका चालक। अब आप कहोगे सर जब किताब में गोलीय बोल दिया उसने, गोलीय कोश, तो आप उसमें क्यों चालक अचालक का नया अड़ंगा लगा रहे हो? तो भैया यहां तो किताब में तो वो सीधी सी भाषा बोल के बच जाता है, चुप रहता है। बोर्ड में वो बोल देगा अचालक गोलीय कोश के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अब आप कहोगे अचालक गोलीय कोश तो कहीं लिखा ही नहीं था किताब में, गोलीय कोश था। तो दोनों के अंदर स्थिति एक ही लगती है इस वजह से। ठीक है बच्चों? तो अचालक चालक गोलीय कोश और चालक गोले के कारक की वजह से उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। ये बात ध्यान रखने की है। और जब हम अभी जो बात कर रहे हैं अचालक गोले के कारण अंदर ले लो या बाहर ले लो, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, तो काफी इस पे मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। अब हमारी मेन जो चीज है अंदर वाली, उस पर आ जाते हैं। पर उससे पहले मुझे लगता है पेन को थोड़ी इंक पीने की जरूरत है, मैं इसे इंक पिला देता हूँ। तो बच्चों इसे आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए अब क्या कहानी लिखनी है, वही केंद्र है। मान लो सबसे पहले तो अपना बाहर वाला ये एक गोला था, ये एक गोला था जिसमें समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ये एक अचालक गोला है जिसकी केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या बड़ा R है। इस केंद्र से बिंदु P पर R दूरी स्थित एक बिंदु P है। आपको इस गोले की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गाउस के नियम की मदद से। देखो बच्चों, अब मैं आपको क्लियर एक चीज इसमें बता देता हूं। देखो, इस बिंदु पे याद करना है, तो अब एक चीज तो आपको पकड़ में आ गई होगी कि भैया यहाँ एक गाउसियन पृष्ठ तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ एक गाउसियन पृष्ठ तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ निकाल रहे हैं आपकी बार? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर भी एक गाउसियन पृष्ठ तो बनाना ही पड़ेगा हमें। ये हमने गाउसियन पृष्ठ बना दिया है। थोड़ा डार्क बना देता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये जो प्लस के चिन्ह है इसमें कहीं छिप जाएगा वरना ये लो, ये मैंने बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे आप लोग, या पूरा ही बना देता हूँ। ये मान लो, चलो ये गोला बना दिया मैंने। ठीक है, ये गाउसियन पृष्ठ बना दिया इसके अंदर। अब इस गोले की वजह से इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
ठीक है, इस गोले की वजह से इस पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो वही सबसे पहले इस पे क्या लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र मान लेता हूं ds, और यहां पे मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, वही दोनों की वही कहानी चलेगी वापस, दोनों की दिशा समान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब मैं लिखूंगा कि बिंदु या सॉरी ds पर, छोटे से क्षेत्रफल ds पर छोटा सा विद्युत फ्लक्स d फाई कितना होगा, आप कहोगे सर ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे पूरा फ्लक्स ज्ञात करना है तो मैं क्या करूं, आप बोले सर समाकलन करो दोनों तरफ। मैंने कहा ठीक है, डी फाई का समाकलन बोले सर कुल फ्लक्स आ जाएगा यहां से, अगर आप डी फाई का समाकलन करोगे तो। और यहां बोले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds अंदर रहेगा, थीटा दोनों के मध्य 0 है तो ये cos 0 बन जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, ई ds का समाकलन, फिर से वही चीज हो जाएगी। देखो बच्चों, अगर मैं बॉल के द्वारा समझाऊं तो अब की बार क्या हुआ कि ये हमारा मुख्य गोला था, इसके अंदर कहीं स्थित एक बिंदु था, इसके अंदर एक बिंदु था जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस गोले की वजह से। तो हमने अंदर एक गोला बना लिया, मान लो ये छोटा गोला इसके अंदर घुसा दिया मैंने। अब हम इस गोले की बात कर रहे हैं, बाहर वाला गोला है, इसमें पूरे में आवेश फैला हुआ है, अच्छी बात है। इस गोले को अंदर इसके घुसा दिया हमने, अंदर की तरफ एक क्या बना दिया हमने, एक बॉल बना दिया, एक गाउसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इस गोले की बात कर रहे हैं, छोटे वाले गोले की। ठीक है, तो ई ds, अब ds का मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाला गोला है, इस पे मैंने इस गोले पे, इस अंदर वाले गोले पे बहुत सारे छोटे 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 चारों तरफ ds के छोटे छोटे क्षेत्रफल ले लिए, और जब मैं उनको समाकलित कर रहा हूं तो वो छोटे छोटे क्षेत्रफल बन गए, पूरा क्षेत्रफल बनाएंगे। और ये क्या हो गया, चारों ओर का गोले का पूरा क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वही 4 पाई। अब बात आती है बड़ा आर लें या छोटा आर लें, हम बात कर रहे हैं छोटे गोले की, तो आर किसका लेंगे, छोटे का। तो 4 पाई आर स्क्वायर, cos 0 का मान 1, तो उसको वही रहने दो आप। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कुल फ्लक्स कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा नियम लगाएंगे, अब गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम द्वारा, गाउस के नियम द्वारा क्या कहता है गाउस का नियम, कुल फ्लक्स फाई कुल बराबर क्यू अंतः, मतलब गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो कुल फ्लक्स कितना आएगा यहां से, देखो अब की बार जो है हम बात कर रहे हैं कि यहां पे कुल आवेश कितना होगा, कहां, अंदर वाले गोले पर। इस अंदर वाले गोले में कितना आवेश होगा, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश होता है ये। अब की बार गाउसियन पृष्ठ अंदर बनाया है हमने, तो अंदर वाले गोले में कुल आवेश कितना होगा, ये अब हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या पता कितना होगा, हमको थोड़ी समझ में आ रहा है यहां से कि कुल आवेश ये कितना है, हम थोड़ी बता सकते हैं, आवेशों को टोटल थोड़ी कर देंगे यार, तो बहुत सारे होते हैं आवेश तो। ठीक है, असंख्य होते हैं एक तरह से मान लो। ठीक है, तो इसको तो हम टोटल आवेश तो ज्ञात कर ही नहीं सकते यहां से, तो हम क्या करेंगे फिर, तो फिर से हमारा एक प्राणी, रो नामक प्राणी यहां पे कॉन्ट्रास्ट में आएगा, फिर से रो काम आएगा। क्या होता है रो, आयतन आवेश घनत्व की आयतन, 1 मीटर क्यूब आयतन पर कितना कूलाम का, कितने कितने कूलाम आवेश है। समझ में आ रही है बात, तो वो अब देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं कितना होगा इसमें। तो देखिए, मैं मान लेता हूं माना। अब बात ध्यान रखना, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कितना आवेश आ रहा है। जब हम बात इसकी कर रहे हैं कि इसमें कितना आवेश आ रहा है, तो रो भी इसी का मानेंगे। तो माना त्रिज्या आर, ये वाला आर लेना आपकी बार। ठीक है, माना त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है। कितना है भाई, रो। माना त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो।
ठीक है, आपको पता है क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर क्यू बटे आयतन। इतने आयतन में कितना आवेश है, मान लो इसका आयतन ये रहा, इसमें कुल आवेश मैंने कितना मान लिया Q, तो इसका आयतन आवेश घनत्व कितना आ गया, कुल आवेश बटे आयतन, ये जो इसका आयतन मान लिया मैंने। तो यहां से कुल आवेश कितना जाएगा, ये Q अंत है लिख सकते हो आप, या कुल Q आवेश लिख लो, तो Q कितना आ जाएगा, रो इंटू आयतन। ये क्या आ गया, आवेश आ गया, क्या आ गया यहां से, आवेश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अगर Q जो है हमारा रो इंटू आयतन आ गया, तो बच्चों इस Q का मान जो है हम यहाँ जो हमारा गाउस का नियम है वहां रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, कुल फ्लक्स बराबर Q अंत है, Q अंत है कितना आ गया, रो इंटू आयतन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल फ्लक्स यहां से कितना आएगा बच्चों, कुल फ्लक्स जो आएगा हमारा वो आएगा, कुल फ्लक्स आएगा हमारे पास रो इंटू आयतन। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले के लिए। अब बात आती है आर छोटा लें या बड़ा, आवेश किसमें, कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं, गाउसियन पृष्ठ की। आवेश किसके पृष्ठ में निकाल रहे हैं, गाउसियन पृष्ठ के। तो आयतन भी किसका लेंगे, गाउसियन पृष्ठ का, और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, छोटा आर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2, और इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। 1 और 2 दोनों में फिर से बायां पक्ष समान है, दायां पक्ष समान कर देंगे, वही कहानी चलेगी। तो E4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये भी कुल फ्लक्स, ये भी कुल फ्लक्स। ठीक है बच्चों, चलिए तो 4 से 4 गया, आर स्क्वायर इसको 3 बार को 2 बार काट देगा, 1 बार यहां बच जाएगा। तो ई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से रो पाई आर बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पाई से पाई भी कटेगा, सॉरी पाई से पाई भी कट जाएगा, तो कितना आएगा, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है इसका फाइनल मान आ जाएगा, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल मान आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आगे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसे आगे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो एक हमारा मुख्य फॉर्मूला आ ही गया है, E बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसे वेक्टर रूप में आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं भी लिख देता हूं, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर का जो है एक सदिश लगा दो, आर वेक्टर। ठीक है, या इसे आप लिख सकते हो आर कैप बटे मॉड आर, कैसे भी लिख लो। ठीक है, या तो आर वेक्टर लिख दो या मॉड आर बटे आर लिख दो, 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया फॉर्मूला किसके लिए, किसी गोला, गोला कौन सा, अचालक गोला, ये अचालक गोला ही है, पहले वाला ही टॉपिक है, के अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए फॉर्मूला ज्ञात करने का तरीका है ये। ठीक है, किसी अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। आगे बात बच्चों समझ में यहाँ पे। चलिए अब यहां भी एक बार मैं, तो देखिए बच्चों अब हम देखते हैं कि यहां हम क्या देख पा रहे हैं, यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि E जो है वो R के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। E किसके अनुक्रमानुपाती है, R के। पिछले वाले में बाहर की तरफ जब हमने लिया था तो E किसके व्युत्क्रमानुपाती था, 1/r स्क्वायर के। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, E और R के मध्य। ये E है आपका, ये R है। तो एक बात तो बच्चों आप समझ में आ रही होगी आपके यहां से, क्या समझ में आ रही होगी कि अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, देखो ध्यान से देखना, E R के अनुक्रमानुपाती है, मतलब R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, यही मतलब है इसका। R बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, कब, अंदर जाएंगे तो, और बाहर जाएंगे तो E R इसके साथ साथ कम होगा, वो भी तेजी से, क्योंकि R के साथ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाहर जाओगे, यहां से बाहर जाओगे आप,
इसके अंदर कहीं भी चल जाओ, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, यहां आओगे बाहर तो कम होता जाएगा, फिर और बाहर जाओगे तो तेजी से घटेगा, तो तेजी से घटेगा। समझ में आ रही है बात? बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये वो बिंदु है जो हमारा तल वाला बिंदु होता है, एस, ये हमारा सरफेस वाला बिंदु है, तल वाला, ये जो सरफेस है, मतलब इसका जो चारों ओर का सरफेस है, पृष्ठ है, तल नहीं पृष्ठ, वो वाला बिंदु है ये। ठीक है। तो पृष्ठ पे अगर मैं बात करूं आर का मान, पृष्ठ से अंदर जाओगे, पृष्ठ से अंदर जाओगे तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा ई का भी बढ़ेगा, क्योंकि ई जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती आया है? आर के। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो मान लो ये एस वाली स्थिति है, तो यहां तो बढ़ेगा, ई का मान बढ़ रहा है आर के साथ, तो ये ई आर बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ रहा है, कहां? पृष्ठ तक, पृष्ठ तक। अब किसको कैसे भी देख लो आप, इसको कैसे भी समझ सकते हो, इसको उल्टा भी समझ सकते हो आप, अगर वैसे दूसरी तरीके से देखना चाहो तो। ठीक है, दूसरे तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, ये अंदर की ओर है तो यहाँ पे आर जो है वो छोटा होगा बड़े आर से, त्रिज्या से ये आर छोटा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो आप कि ये तो कौन सा हिस्सा हो गया? अंदर वाला हो गया, कि आर बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ रहा है। अब एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, उसके लिए एक सीधी रेखा से ही तो दर्शाते हैं हम। यहां तक तो ये हो गया। उसके बाद सरफेस के बाहर जाओगे, तल के बाहर जाओगे तो आर स्क्वायर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये तेजी से गिरेगा, ऐसे भी नहीं गिर रहा है। ऐसे तो कब गिरता? जब ई जो है वो आर के ही व्युत्क्रमानुपाती होता, बट आर स्क्वायर की जब होता है तो तेजी से गिरता है, तो मतलब यूं गिरेगा वो। समझ में आ रही है बात बच्चों आपको? बिल्कुल यहां तो नहीं जाएगा, इसको यू बना देना। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है? ये तो आर है, तो ये और ये ई है, और ये कौन सी स्थिति है? यहां तक तो है, आर छोटा है आर से, यहां आ जाएगी आर जो है वो बड़ा है आर से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको देखना है। ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में भी प्रॉब्लम हो गई थी। पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था कि जब मैं ग्राफ समझा रहा था तो वो अपने आप ही रुक गया था। जब मैंने बाद में उस वीडियो को देखा तो पिछले वाले वीडियो का ग्राफ में दोबारा समझा देता हूं आपको। पिछले वाले वीडियो में गोलीय कोश में हमने क्या देखा था? गोलीय कोश में हमने ये देखा था कि अंदर की ओर तो विद्युत क्षेत्र शून्य था, सतह के अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या था? शून्य। सतह के बाहर जाते हैं तो कम होता है, सतह के बाहर जा रहे थे तो ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती आ रहा था 1/r स्क्वायर के। अंदर जा रहे, ये तो कब था? जब r जो है बड़ा था r से। जब r से छोटा था, मतलब अंदर की ओर जा रहे थे, तो ई का मान 0 था। तो इसका मतलब क्या है? सतह पे तो मान अधिकतम था, सतह के अंदर मान 0 था, और सतह के बाहर मान जो था वो क्या था? अधिकतम। ये गोलीय कोश की बात कर रहा हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ समझाया था, बट वो वीडियो पॉज होने की वजह से मैं बता नहीं पाया था, इसलिए अभी उसको दोबारा बता रहा हूं। तो अगर उसका ग्राफ बनाए अपन ई और आर के मध्य, हालांकि ग्राफ तो मैंने बता दिया था आपको, समझा रहा हूं वो कैसे बना था। तो ये ई और ये आर था, ये मान लो हमारी सतह वाला बिंदु है। सतह पे मान क्या है? अधिकतम है। ई का मान सतह पे क्या है? अधिकतम। यहां जा रहे हैं तो यहां तक कोई मान बढ़ ही नहीं रहा, सतह तक जा रहे हैं तो मान क्या है? 0। ये आर जो है वो आर से छोटे वाली स्थिति है। ठीक है, ये आर है आपका, और ये आर जो है वो आर से बड़े वाली स्थिति है। तो जब सतह के अंदर थे तो कोई मान ही नहीं बढ़ रहा। ई का मान क्या चल रहा है? आर के साथ साथ 0। ई का मान यहाँ 0 है, आर बढ़ा रहे हो बट ई 0 चल रहा है। यहाँ भी ई 0, यहाँ भी ई 0, यहाँ भी ई 0। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है सतह तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 0 चल रहा है। वो सतह पे अचानक अधिकतम हो गया तो ये सतह का मान हो गया, और फिर सतह के बाहर गए तो तेजी से गिरा, तो ये तेजी से गिर गया। बात आ गई समझ में? ये ई और आर के मध्य जो है पिछले वाला जो लेक्चर था उसका ग्राफ है। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हमारा 2 टॉपिक और है, वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगा, 1 या 2 दिन में ही ले आऊंगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो चुका है अभी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के जो छोटे छोटे टॉपिक है वो देखेंगे, और उसमें मेरे को लगता है समय बचेगा, क्योंकि उन टॉपिक्स में इतना समय नहीं लगेगा। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किताब वाले तो करवाएंगे ही, साथ में पहले मैं कुछ एडवांस लेवल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जो कि आपके कंपटीशन में काम आएंगे। तो
यहां तक हो चुका है, नोट्स जो है चैप्टर खत्म होते आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं अगले लेक्चर में और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और अब न्यूमेरिकल्स और चैप्टर आप